कि बुद्धिज्म भारत की विरासत है, भारत से गया हुआ। आज देखिए भारत का क्या हुआ कि भारत में ही लोग सुनने वाले नहीं है। क्या होता है, जो हमारा यूनिवर्सिटी इससे लेना देना नहीं है। ये टिबेटन आर्ट एंड कल्चर लिटरेचर का पूरा इंडिपेंडेंट अपना एक इंस्टीट्यूशन है यहाँ पर। हाँ, वो डिबेट का है तरीका ना, आपने थोड़ा देखा होगा इस तरह ताली बजाते ऐसे, हैं, हाँ। कभी ऐसे करते हैं। ऐसा है कि देखिए लोग कहते हैं कि टिबेटन बुद्धिज्म, चाइनीज बुद्धिज्म, जापानीज बुद्धिज्म, बुद्धिज्म तो एक है, भगवान बुद्ध ने दिया और सब वही मानते हैं। तो इसके बाकी जो ब्रांचेस हैं, थेरवाद कहते हैं, हीनयान, महायान। अब इसमें अरे उनका किलर चीवर ऐसा है, उनका ऐसा है, कोरियन लोग वैसा पहनते हैं, तो ये लॉजिक वो नहीं बनता। वो ठीक है, देश काल परिस्थिति के हिसाब से हो सकता है। कोरियन मूर्ति देखो बुद्ध की तो मोटी सी दिखेगी, थाईलैंड में जाओगे तो पतली जैसी दिखेगी, बर्मा में देखोगे तो और तरह की दिखेगी। हेलो एवरीवन, आज जो है मैं तुषिता पे बैठा हुआ हूँ धर्मशाला में, और मेरे साथ हैं कैलाश बौद्ध जी। ये जो है दलाई लामा के ट्रांसलेटर हैं हिंदी के। तो हम उनसे जो है बातचीत करेंगे, जानेंगे तिब्बतन ट्रेडिशन के बारे में, तिब्बतन बुद्धिज्म क्या है, महायान बुद्धिज्म क्या है, और दलाई लामा जी, परम पावन जी के बारे में भी जो है हम जानेंगे। तो वेलकम सर। थैंक यू, थैंक यू। तो आप जो है दलाई लामा जी के ट्रांसलेटर हैं, तो और दूसरा चीज ये भी है खास बात कि ये वहां से हैं, उस शहर से हैं जहां से मैं भी हूँ, संकिसा से। शायद आप मैनपुरी से हैं। बिल्कुल, ये मैनपुरी से हैं और मैं फर्रुखाबाद से हूँ, बिल्कुल पास पास लगा हुआ है। 30-40 किलोमीटर तो दूर ही है। और संकिसा जो एक बुद्धिस्ट साइट है, तो वो आधा जो है मैनपुरी में आता है, आधा जो है फर्रुखाबाद में आता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। तो आपका यहाँ मैनपुरी से जर्नी जो है और यहाँ धर्मशाला आने का और परम पावन जी का ट्रांसलेटर बनने का, ये कैसे हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है आपके चैनल में बुलाने के लिए, और आप सभी ऑडियंस को भी नमस्कार। और ये जैसा कि आपने प्रश्न किया कि मैं यहाँ तक कैसे आया, एक्चुअली आपने बताया कि मैं मैनपुरी में पैदा हुआ हूँ, तो मैं बहुत छोटे से गांव में पैदा हुआ, खास सिटी में नहीं। मैनपुरी से और जाना पड़ता है, एक जगह है करहल, आपने सुनी होगी, जब इटावा की तरफ जाते हैं, सैफा की तरफ, तो वहाँ के पास में एक मेरा गांव है। तो मैं एक सुदूर गांव में पैदा हुआ, और जो प्रारंभिक एजुकेशन है वो सरकारी स्कूल में वहीं गांव में हुई। फिर पिताजी बचपन में गुजर गए 1994 में, जब मैं 7-8 वर्ष का था। तो उसके बाद से फिर भाई साहब ने मुझे पढ़ने के लिए अरुणाचल भेज दिया। तो अरुणाचल सर्वाइव नहीं कर पाया, उसके बाद श्रावस्ती आ गया। तो श्रावस्ती में जो भिक्षु गलगीधर प्रज्ञानंद बंते जी, सब लोग जानते हैं, जो कि जिन्होंने बाबा साहब को जब दीक्षा दी गई थी, जो लखनऊ, ये बहुत कम लोगों को पता होता है कि बाबा साहब को दीक्षा देने वाले में जो भिक्षु लोग थे, उस समय गलगीधर प्रज्ञानंद गुरुजी उम्र में सबसे छोटे थे। तो उस जो 5 भिक्षु जो थे प्रमुख, उसमें वो भी थे। तो मेरा सौभाग्य है कि हम लोग ज़्यादातर जो हमारे मैनपुरी, इटावा, एटा के आसपास जो बुद्धिज्म में जो काम आए, लोग प्रवेश किए हैं, वो उनकी वजह से हैं। जी जी। तो फिर श्रावस्ती में पढ़ने के बाद फिर मैंने हाई स्कूल। आपका रुझान कैसे बुद्धिज्म की तरफ हुआ? मैं बुद्धिस्ट हूँ, मैं बुद्धिस्ट हूँ। मेरे परिवार के, मेरे पिताजी, और जैसे क्लैन की अगर बात की जाए तो मैं भगवान बुद्ध का क्लैन, शाक्य क्लैन से हूँ, शाक्य वंश का हूँ। तो इस वजह से एक ये भी प्रिविलेज मिल जाता है कि हाँ आखिर को उस वंश का हूँ। खैर, वंश से होने से मात्र से कुछ लाभ नहीं ज़्यादा होता है, मैं तो ये कहता हूँ। लेकिन मेरा जो मन था, आपको बताऊँ मनीष जी, ये था कि हम बुद्धिस्ट तो हैं, लेकिन बुद्धिज्म के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। बस इतना ही था कि भगवान बुद्ध मेरे वंश के हैं, साल में बुद्ध जयंती मना लिया जाए, कुछ कार्यक्रम हो जाए, बस यही बुद्धिज्म है, इतना ही समझते थे। अब इत्तेफाक कह सकते हैं उसको, उसी दौरान 2004 या 5 रहा होगा, देहरादून में बीज विद्यापीठ नामक एक स्थान है, वहाँ पर एक वर्कशॉप हुआ। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के साथ में, तो उसमें यूथ लोग अलग अलग जगह से आए, उसमें 25-30 लोग होंगे, जैसे अभी शिविर में आप लोग आए हुए हैं। तो वहाँ पर प्रोफेसर समनो रिम्पोछे जी, जो तिब्बत के 2 बार गवर्नमेंट इन एग्जाइल में प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, तो उनका एक वहाँ शिविर था। तो ये जो गवर्नमेंट इन एग्जाइल है, ये क्या चीज? हाँ, तो ये मैं गवर्नमेंट, टिबेटन गवर्नमेंट नहीं कहा ना, एग्जाइल का एग्जाइल इसलिए कहा। अच्छा,
तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल। ओके, इसलिए कहा एग्जाइल का मतलब निर्वासन में। तो किसी स्वतंत्र देश में और कोई दो तो सरकारें नहीं चल सकती हैं, तो वो एक वो हो जाता है। इसलिए निर्वासन में अपने सरकार को चलाने का मतलब अपने सिस्टम जो है एडमिनिस्ट्रेशन चलाना। क्योंकि तिब्बती लोग जो भी भारत में रह रहे हैं, भारत से अलावा दूसरे देशों में रह रहे हैं, तो उनको कम से कम एक जगह तो बांधना चाहिए ना। नहीं तो लोग कहीं भी हो जाएगा, कहीं भी चला जाएगा, कोई कंट्रोलर नहीं होगा, तो फिर उनकी आइडेंटिटी कैसे रहेगी। तो खैर इसका मतलब ये होता है। तो इनका हेडक्वार्टर धर्मशाला में है, सारा कुछ इनका पार्लियामेंट है, जो जितना हमारे जैसे मिनिस्ट्रीज होते हैं एजुकेशन का, इसी जैसे आप देखेंगे यहाँ पूरा सेटअप है, ये हेडक्वार्टर है ना। तो उसमें रिम्पोछे जी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते, पहला टर्म था उनका। तो मुझे अवसर मिला और मैं बीएससी का स्टूडेंट था। तो रिम्पोछे जी का, उन गुरुजी का एक जब उन्होंने व्याख्यान तो दिया, तो उसमें कह रहे थे कि आप भारत के लोग, जो कि उस ग्रुप में हम लोग गए थे, बुद्धिस्ट ज़्यादातर थे, तो बुद्धिज्म को सीखने के लिए हम लोगों पर कब तक डिपेंड रहोगे, या बाहर के लोगों को कब तक बुलाते रहोगे। आप लोगों को अपने जो युवा युवती है उनको प्रोड्यूस करना चाहिए, उनको धर्म पढ़ने के लिए भेजना चाहिए, बुद्धिज्म को सीखने के लिए, दर्शन को सीखने के लिए भेजना चाहिए। नहीं तो हम लोग कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन में कभी कोरिया से बुलाते थे, श्रीलंका से बुलाते थे, और फिर बुलाना, एक्सपेंस, फिर उसका अनुवाद करना, तो मुश्किल ही काम था। तो आप लोग को खुद आना चाहिए। और बाकी सही बात है कि बुद्धिज्म भारत की विरासत है, भारत से गया हुआ। आज देखिए भारत का क्या हुआ है कि भारत में ही लोग सुनने वाले नहीं हैं, भारत में ही लोग पढ़ने वाले नहीं रहे हैं। तो इसलिए कि आप लोग को खुद तैयार करो। तो उनकी बात मेरे क्लिक कर गई। और देखिए उस समय मेरा सिलेक्शन जो है बीडीएस में हो चुका था। तो मैं लखनऊ में पढ़ रहा था। तो ऑफकोर्स यूपी, उस समय सीपीएमटी होता था, यूपी का अपना एग्जाम होता था, तो उसमें मुझे मिला। लेकिन गुरुजी का जैसे ही मैंने ये विचार सुना, तो मेरे मन में एक तरह से बदलाव आया कि मैं बुद्धिस्ट तो हूँ, चलो ठीक है डॉक्टर बन जाऊंगा और ट्राई करूंगा तो एमबीबीएस मिल जाएगा। लेकिन हम जो लोग जहाँ बुद्धिस्ट एरिया से हैं, बुद्धिस्ट हैं, उस वंश के भी हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, तो बताने वाले लोग नहीं हैं, तो क्यों नहीं हमको जाना चाहिए। तो रिम्पोछे के सामने मैंने कह दिया, गुरुजी मैं आऊँगा, कहाँ पढ़ सकते हैं। और उन्होंने उस दौरान एक बात और कही थी कि बुद्धिज्म को सीखना चाहते हो, बौद्ध दर्शन को सीखना चाहते हो, तो आपको 3 भाषाओं में से किसी एक को सीखना पड़ेगा। तो 3 में से पाली उन्होंने बताई, संस्कृत बताई और तिब्बतन बताई। तो पाली और संस्कृत क्या है कि एक तरह का वो डेड लैंग्वेज जैसा हो गया। डेड इन द सेंस कि बोलचाल में नहीं रहा है, केवल ग्रंथों तक है ना, उसमें रह गया है, केवल डिपार्टमेंट तक सीमित है, ग्रंथों तक सीमित है। तो उससे लाभ तो होगा नहीं, ज़्यादा आसानी से चलो हम सीख सकते हैं, लेकिन वो व्यवहारिक नहीं होगी, प्रैक्टिकल नहीं होगी। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि जितना बुद्ध का वचन है पाली परंपरा में और संस्कृत परंपरा में, जो भी बुद्ध ने बोला हुआ है, वो सारा का सारा तिब्बती में है, उपलब्ध है। मतलब बिल्कुल उसी भाषा में है जो लोग बोलते हैं। एग्जैक्टली उसमें है कि लोग बोलते हैं, यहाँ रह रहे हैं। तो ये कब ट्रांसलेट हुआ था और वो अभी भी सेम लैंग्वेज चल रहा है? एग्जैक्टली। तो फिर ये जो हालांकि आपका क्वेश्चन दूसरा बन जाएगा, तो मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि तो मैंने पूछा गुरुजी कि कौन सा, उन्होंने कहा कि तिब्बतन। तो आखिर तिब्बतन क्यों? तो इसका रीजन यही था कि जो ग्रंथ थे बहुत अच्छी तरह से अनुवाद हुआ, बहुत ही अच्छी तरह से ट्रांसलेशन उसका हुआ था। भारतीय विद्वान, तिब्बत के विद्वान मिलकर के बैठ के एक एक शब्द को उन्होंने अनुवाद किया था। क्योंकि मैं खुद पढ़ता हूँ, जब पाता हूँ कि जो अंग्रेजी के अनुवाद से जो तिब्बती का अनुवाद है, हिंदी अनुवाद से एकदम से मैच खाता है, जैसा का जैसा है वैसा वैसा अनुवाद किया गया। तो इतना नज़दीक अनुवाद है और पूर्ण रूप से है, पूर्णतः है, जितना भी है संपूर्ण रूप से मिल जाता है। अगर हम इसका हिस्ट्री जाने कि ये किस तरीके से जो है तिब्बत में गया, हाँ, तो पहले आपका कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है। तो कहने का मतलब फिर हम ये मैं जर्नी बताऊंगा, जैसे आपने मेरा जर्नी पूछ लिया तो पहले जर्नी तो उस दौरान मैंने क्या किया कि धर्मशाला आ गया। रिम्पोछे ने जैसे मुझे कहा, तो एक ये लेते हुए कि हाँ मुझे बुद्धिज्म सीखना है। तो धर्मशाला आने के बाद फिर देखा कि ये तो बड़ा मुश्किल काम है, लैंग्वेज अलग है,
टिबेटन लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। अब मैं तो आया तो कुछ पता नहीं था, आ तो गया। तो उस दौरान मेरे कई दोस्तों ने कहा था, जो हमारे साथ पढ़ते थे, कंपटीशन करते थे, कोई इंजीनियर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, तो उन्होंने कहा अरे यार तुम क्या फ़ायदा है, तुम तिब्बती लैंग्वेज सीखोगे, इससे अच्छा चाइनीज़ सीखो, कोरियन सीखो, कहीं कंपनी में नौकरी लग जाएगा, पैसा कमा सकते हो। तिब्बती सीख के कौन सा फ़ायदा होगा आपको। लेकिन उन सब का विचार से मेरा विचार अलग था। मेरा ये था कि मैं अपना जो विरासत है बुद्धिज्म, उसको मैं सीखना चाहता हूँ। आखिर कोई ये नालंदा ट्रेडिशन क्या थी जो टिबेटन बुद्धिज्म कहते हैं, तिब्बत में जो गया हुआ बौद्ध दर्शन है क्या। तो वो जब जानेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, तब तक कैसे कह सकते हैं। तो उन सब बातों को छोड़ के मैं धर्मशाला आ गया। धर्मशाला के बाद फिर यहाँ पर हायर जो कॉलेज फॉर हायर टिबेटन स्टडीज, उसमें मैं पढ़ने गया। अच्छा, ये कैसा होता है, मतलब जो हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज होते नहीं, उनका क्या होता है, जो हमारा यूनिवर्सिटी इससे लेना देना नहीं है। हैं। ये टिबेटन आर्ट एंड कल्चर लिटरेचर का पूरा इंडिपेंडेंट अपना एक इंस्टीट्यूशन है यहाँ पर। अच्छा, तो उसको कौन चलाता है, क्या फीस रहती है? फीस है, अपना इंडिपेंडेंट बॉडी है उसका, तो उसका अलग अलग फीस है। उस समय, मेरे समय में तो बहुत कम था, 1500 रुपये, शायद 1000 रुपये होगा महीना भर का, रहना खाना सब कुछ था। अच्छा, 2005-06 में। अब तो 18-20 वर्ष हो गए तब से, तो अभी भी ज़्यादा नहीं है, शायद 7-8 हज़ार रुपये है सब कुछ, रहना खाना पीना सब कुछ। तो इस बहुत कम फीस है उसमें। तो खैर वो तो मैनेजमेंट का बात है। उसके बाद मेन चीज़ जो है, मुख्य चीज़, जब वो लोग डिबेट कर रहे थे मंक लोग, तब मैंने देखा कि आखिर को ये क्या चीज़ है। हाँ, वो डिबेट का है ना, तरीका आपने थोड़ा देखा होगा, इस तरह ताली ऐसे बजाते ऐसे, हैं, हाँ। कभी ऐसे करते हैं, तो उसका एक बहुत मीनिंग है, बहुत अच्छा मीनिंग भी होता है। लोग थोड़ा एग्रेसिव लगता है वो। एग्रेसिव इसी लगता है, जब हम लोग अगर किसी विषय पर बातचीत करेंगे तो सीरियस है ना, ऐसे मजाक तो नहीं हो रहा है वो। अब कोई बुद्धिस्ट फिलोसफी का बड़ा गंभीर विषय है, टॉपिक है, और आप जैसे मानने को तैयार नहीं है, मानने को तैयार मतलब जो लॉजिक है उसके आधार, वैसे गुस्सा वाला बात नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि वो लोग गुस्सा हो रहा है, क्रोधित, ऐसा नहीं है, लॉजिकल। अब लॉजिकल, अब आप आम को अनार कहो तो गलत है ना, लॉजिकल नहीं है ना वो। तो ऐसे ऐसे कुछ चीजें होती हैं, तो लॉजिकल। वैसे हम लोग लगता है कि हम लोग बड़े एग्रेसिव हो रहे हैं, बस बात में, साथ में दोस्त हैं, क्लासमेट हैं, एक रूम में रहते हैं, सैद्धांतिक रूप से हम लोग कभी कभी ऐसा होता है। तो उस चीज ने उसमें जो प्रवेश किया, क्योंकि ये जो पूरा स्टडी है, मिनिमम कहा जाए तो पूरा कंप्लीट करने के लिए 16 वर्ष लगते हैं। 16 वर्ष के बाद जाकर के हम लोगों को डिग्री मिलती है, गेशे बोलते हैं। इतना लंबा टाइम? हाँ, ये लंबा तो क्या, हम लोग देखो, आपने मास्टर किया ना? अभी नहीं किया। बीए किया कि नहीं किया? हाँ। कितना वर्ष लगा? 3 साल। उससे पहले 1 से 15 साल लगे कि नहीं? तो कहाँ लंबा हुआ। तो ये भी 1 से शुरू करोगे तो 16 साल लगेगा ना। अच्छा, मतलब बच्चों को स्टार्टिंग से ये फिलोसफी का, अगर कोई फिलोसफी पढ़ने जाता है हाँ। केवल बुद्धिज्म का, तो 16 वर्ष लगते हैं, ये कह रहा हूँ। अच्छा, और मतलब किस एज से मिनिमम स्टूडेंट जो उसमें तो कोई एज ग्रुप नहीं, ज्यादातर 8, 10, 12 साल से लेते हैं, जो कि समझ सकें, पढ़ना आ सके, डिबेट कर सके। जब तक माइंड डेवलपमेंट अच्छा से नहीं होगा, तो वो पढ़ाई पूरा हमने किया। उसमें क्या होता है, शुरुआत में कलेक्टिव टॉपिक्स होते हैं, जो साइन एंड रीजनिंग जैसे होते हैं, है ना, जिससे कि हमारा जो दिमाग बढ़ सके, लॉजिक का उसमें कर सकें कि आखिर ये है तो ये कैसे, क्यों है, किस तरह से। दूसरा उसमें एक जो साइकोलॉजी की बात है, कहते हैं लोरिक। तो लोरिक या साइकोलॉजी जो है, जो हमारे मेंटल फैक्टर्स हैं, माइंड एंड मेंटल फैक्टर्स कितने प्रकार के होते हैं, उससे क्या क्या कार्य होते हैं। जैसे हम लोग इमोशंस कहते हैं, रिफ्लेक्टिव इमोशंस, मतलब क्लेश भी हैं, तो क्लेश कितने प्रकार के, तो ये सब जानने की चीज़ है। दरअसल ये बुद्धिस्ट लोगों का ऐसा तो नहीं है, उसको तो हम सबको सीखने की जरूरत है ना ये चीज़। फिर 6 साल का एक कोर्स होता है, प्रज्ञा पारमिता, फर्चिन कहते हैं। तो एक कोरिकुलम है 6 साल का। पहले हर साल एग्जाम देना पड़ता है, डिबेट करके एग्जाम देना होता है, रट्टा मार के भी देना पड़ता है, लिखित भी देना पड़ता है। फिर हर साल पास होते जाइए, फिर 6 साल बाद फिर रिपीट होता है सबका। तो एक फिर जाकर के आप प्रज्ञा पारमिता, परफेक्शन सूत्र उसको कहते हैं, वो सर्टिफिकेट मिलता है। उसके बाद माध्यमिक दर्शन का क्लास जो है, वो कोर्स जो है, वो 3 वर्ष का होता है। उसमें भी हर साल फिर रिपीटेशन। फिर अवधर्म 2 वर्ष का होता है। फिर उसके बाद जब मंक हैं उनके लिए विनय होता है। और जो ले पर्सन जैसे मैं, तो शांत रक्षित जी का क्षमा देखो ना, ये तत्व संग्रह नामक ग्रंथ है, वो बहुत ज़्यादा टफ है। शांत रक्षित जो आचार्य शांत रक्षित, अच्छा, हाँ, जो 8वीं शताब्दी के विद्वान थे,
उनका टेक्स्ट जो इंडिया से तिब्बत लेके गए थे। हाँ। तो उनका टेक्स्ट है, बहुत टफ है वो, ज्यादातर उसमें बौद्ध और अबौद्धों के साथ तर्क है। अच्छा। बहुत अच्छा टेक्स्ट है वो, और पढ़ाने वाले भी कम है क्योंकि कठिन भी ज्यादा है वो। फिर उसके बाद तंत्र का पढ़ाई करना होता है 2 वर्ष तक, है ना। तो ऐसे कुल मिला के ये मिनिमम 16 वर्ष होते हैं मिनिमम। अब इस अध्ययन में पूरा करने के लिए 15 वर्ष 16 वर्ष में तो जाकर के गेशे जो बोला जाता है वो पीएचडी कहा जाता है। गेशे का मतलब? गेशे मतलब पीएचडी। अच्छा। हाँ, उसको कह सकते हैं। तो वो प्राप्त होती है। तो इस तरह से ये मेरा जो पढ़ाई का, उसके साथ साथ कॉलेज से, आगरा यूनिवर्सिटी से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास्टर तो किया अलग अलग विषय में। फिर उसके बाद पीएचडी में भी एनरोल किया, जो भी नेट वगैरह का क्वालिफिकेशन करना वो करने के बाद इसके साथ साथ मैं दरअसल करता गया। और परम पावन जी का, जैसा आपने कहा कि अनुवादक कैसे मैं बना, तो परम पावन जी का अनुवादक दरअसल जो धर्मशाला मेरा में आया था, तो मनीष जी कभी ये टारगेट नहीं था कि मैं अनुवादक बनने जा रहा हूँ, ट्रांसलेटर बनने जा रहा हूँ। मेरा ये उद्देश्य था कि मैं वहाँ जा करके धर्म को सीख सकूँ, दर्शन को सीख सकूँ, आखिर कोई है क्या। तिब्बत में गया है, तिब्बत में भारत से गया, या किसी भी देश में गया तो भारत से गया। भारत इसका ओरिजिन है। भारतीय विद्वानों ने, भगवान बुद्ध ने यहाँ पर इसका एक प्रकार से विकास किया, उसके बाद दुनिया भर में गया। लेकिन हमारे देश में नालंदा के बाद, 13वीं शताब्दी की शुरुआत के बाद, है ना, जो उसको नष्ट कर दिया गया, उसके बाद से ऐसे व्यवस्था नहीं हो पाई, इंस्टीट्यूशन नहीं हो पाई कि हम लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पर पढ़ सकें जा करके। तो फिर दलाई लामा जी के जो सेंटर्स हैं, फिर मैं धर्मशाला जैसे बताया वहाँ आ गया। और 2012 में पहली बार परम पावन जी का अनुवादक होने का एक अवसर प्राप्त हुआ। तो वो भी अवसर कहा जाए कि कहिए कि मेरे सौभाग्य में ही होगा, क्योंकि कोई ऐसा तो नहीं होता है कि हाँ कोई कंपटीशन हो रहा हो, एग्जामिनेशन में बनूंगा जाके। तो जब मैं, आपको हैरानी होगी जब मुझसे उनके सचिव कहने आए कि आपको अनुवाद करना है करके, तो मैं एकदम हिल गया, क्योंकि दलाई लामा जी का अनुवाद करना आसान नहीं होता है। क्यों? तिब्बतन ट्रेडिशन में तो वैसे भी दलाई लामा का बहुत बड़ा जी आप जानते ही हैं। हाँ। और फिर आसान इससे नहीं है कि परम पावन जी कभी कभी 20 मिनट 30 मिनट आधा घंटा तक बोलते हैं, आप अनुवाद कैसे करोगे? नॉन स्टॉप। हमें मैक्सिमम आई थिंक 35-40 मिनट का अनुभव है मुझे, तो आसान नहीं है। ये सब शब्द तो एक शब्द बोल दिया फिर अनुवाद करो, ऐसा तो नहीं है। आपने कभी देखा होगा या सुना होगा अनुवाद उनका, तो लंबा बोलते हैं। चल टीचिंग होते हैं, अब टीचिंग उतनी नहीं होती है 2012 के पहले या उसके बाद तक। सुबह का सेशन, फिर उसके बाद दोपहर के सेशन, एक दिन में 3-3, 4-4, 5, आई थिंक 5-5, 6-6 घंटा टीचिंग्स होती थी। तो छोटा काम नहीं था। फिर भी जो कहते हैं ना कि आप किस्मत कहें या फिर कहें कि जो भी कहें, सेवा कहें, तो मैं तो सेवा ही मानता हूँ परम पावन जी की। उसमें फिर 2012 से मैं काम करना शुरू किया। 2012 से लेकर अभी कितना 24-12 वर्ष तो हो ही चुके हैं। तो विभिन्न जगह पर जा कर के जो भी उनका जहाँ भी टीचिंग होता है, टॉक होता है, तो अक्सर उनके साथ जाने का, अनुवाद करने का मौका मिला। तो कह सकते हैं कि अनुवादक एक भाई एक्सीडेंट कहो या इंसिडेंट कहो, जो भी कह सकते हो, चोजन वन कह सकते हो आप, जो भी आप समझे इस तरह से। तो मैं अनुवादक एंड जो इस ट्रेडिशन में आने का जो मेरा रास्ता है, या जो एक प्रकार से कहानी है, इस प्रकार से। हाँ, तो ये आपका जर्नी रहा, काफी अच्छा जर्नी था। और अब हम जानना चाहेंगे कि ये तिब्बतन बुद्धिज्म जैसे कि बोलते हैं, तो क्या तिब्बतन बुद्धिज्म है या फिर बुद्धिज्म एक ही है? तो उसके बारे में जो लोगों को कंफ्यूजन है। ऐसा है कि देखिए, लोग कहते हैं कि तिब्बतन बुद्धिज्म, चाइनीज बुद्धिज्म, जापानीज बुद्धिज्म, बुद्धिज्म तो एक है, भगवान बुद्ध ने दिया और सब वही मानते हैं। तो इसके बाकी जो ब्रांचेस हैं, थेरवाद कहते हैं, हीनयान, महायान, तो ठीक है, ये सब चीजें हैं। एक बाप के कई बच्चे हो सकते हैं, इसमें क्या बुराई है? हो सकते हैं ना। हमारा जैसे विचारधारा कुछ न बना तो हो सकते हैं। जैसे थेरवादन परंपरा में है, थेरवादन में भी आपको पता है कई ये परंपराएं हैं, अभी नहीं है, लेकिन उसमें और देखोगे ना, जब बुद्ध के शासन में 18 निकाय बने थे, 18 पार्ट्स, तो हैं तो बुद्ध के ही सब उपदेश वाले। कुछ चीजों को मानने के तैयार नहीं थे, तो ठीक है हम नहीं मानेंगे। आज भी होता है ना
कि बात तुम वही हो तो फिर अपना एक अलग बना लेते हैं। जैसे एक सोसाइटी हो तो एक सोसाइटी फिर वो टूट करके अलग बना लेता है, लेकिन आइडियोलॉजी या फिर जो दर्शन है वो तो एक जैसा रहता है ना। तो इसलिए जैसे मैं हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरा अपना जो मानना है, बुद्ध का दर्शन एक है। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए, अष्टांगिक मार्ग बताए, है ना। तो इसके अलावा जो 84 अध्याय धर्म स्कंद जिसको कहते हैं वो उन्होंने बताए। अब हुआ क्या कि तिब्बत में जाकर के तिब्बती भाषा में अनुवाद किया गया, चाइना में जाके चाइनीज में अनुवाद किया गया, जापान में जापानीज में कहा गया, तो चीजें वही है। ये कैसे हुआ, मतलब तिब्बत में किस तरीके से गया? हाँ, तो ये जैसे टिबेटन बुद्धिज्म की आप कह रहे हैं जो, तो मैं उसको बारे में क्लियर करना चाहता हूँ। अलग से नहीं होता है, बेस वही है। विनय को देखोगे वही है, बुद्ध के सूत्र भी वही है, अवधर्म भी वही है ना। चीजें वही होती है। दर्शन की अगर बात करोगे वही है। त्रिपिटक को उसमें काग्युर और तेंगुर जो है वो तो देखो अनुवाद, ये लैंग्वेज का फर्क है। काग्युर का मतलब होता है जो बुद्ध वचन का अनुवाद होना, का मतलब होता है बुद्ध वचन, ग्युर मतलब अनुवाद। अच्छा, का बुद्ध के वचन को का कहा जाता है, ग्युर का मतलब होता है अनुवाद। तो बुद्ध वचनों का अनुवाद, तो तिब्बती ग्रंथ हैं तो वो अनुवाद हुए भारतीय भाषा से, पाली से और संस्कृत से, यही तो भारत में लैंग्वेज थी। तो इसको कांग्युर कहा गया। तेंगुर का मतलब होता है तेन, जैसे शास्त्र से होता है, शास्त्र, सूत्र और शास्त्र। तो जो शास्त्र किसे कहा जाता है, जो बुद्ध के वचन नहीं है तो किसके वचन है, जो विद्वानों के हुए, कमेंट्री हो गए। बुद्ध जैसे भारत के विद्वान हैं, जैसे उदाहरण के लिए नागार्जुन हो गए, आर्यदेव हो गए, शांतिदेव हो गए, तो ये सारे के सारे क्या है, तेंगुर हो गए ना। तो उनकी कमेंट्री का अनुवाद, बुद्ध के जैसे अट्ट कथाएं लिखी गई तो उनको किस में आ जाएंगे, वो कमेंट्री में है। तो बुद्ध के वचन, बुद्ध के वचन को सरलीकृत किया गया कि हम लोग अभी सूत्र उठा के लेके हम लोग नहीं समझ पाएंगे उसको, तो इसलिए बार बार ये ऐसा होता था। तो इनकी संख्या भी, बुद्ध के जो वचन हैं तिब्बती में 100 से ऊपर 110 हैं, और जो तेंगुर जिनको बोला जाता है वो 225 के आसपास, कुल मिला के 325 के आसपास जो पोथी हैं उनका ग्रंथ हुआ था। ये मूल जो प्रमुख, उसके अलावा तो लाखों की संख्या में कितने विद्वान हुए, किसने कितनी जो है कमेंट्री लिखी, कितने किताबें लिखी, तो उसका अनुवाद तो है ही है। तो इस तरह से जो मेरा ये मानना है कि लैंग्वेज का फर्क है सिर्फ, है ना। जापान में जाओगे तो जापान लोग बेचारे क्या पाली और संस्कृत तो नहीं सीखेंगे, तो वो अपना जापानीज में पढ़ेंगे। तो ये गया कैसे? तो इस तरह से ये समझिए कि मैं जो लोग अगर ये कहते चाइनीज बुद्धिज्म, कोरियन बुद्धिज्म, मैं तो नहीं मानता। शायद आप समझ पाए, बुद्धिज्म एक ही है, बुद्धिज्म एक ही, लैंग्वेज के फर्क, बस लैंग्वेज और कल्चर जो है वहाँ और कुछ चीजें मिल जाती हैं। अब देखिए हम भारत के लोग, अब आप गुड़गांव या यूपी से, हम लोग जहाँ से हैं, वहाँ कितनी गर्मी पड़ती है, तो वहाँ पर अब यहाँ तिब्बत में देखोगे मंक, वो लोग लाल तरह का चीवर पहनते हैं, मोटा पहनते हैं, तो भाई अब वहाँ पर नहीं पहनेंगे। और बुद्ध कैसा पहनते थे, बुद्ध तो हमेशा ज्यादातर गर्म क्षेत्र में रहे कि नहीं रहे, पीला तरह का पहना कि नहीं, तो इसलिए कि वो कलर को रिफ्लेक्ट करता है, लाल है वो कलर को हीट को एब्जॉर्ब करेगा। तो लॉजिक है ना इसमें। अब इसमें अरे उनका कलर चीवर ऐसा है, उनका ऐसा है, कोरियन लोग वैसा पहनते हैं, तो ये लॉजिक वो नहीं बनता है। वो ठीक है, देश काल परिस्थिति के हिसाब से हो सकता है, कुछ चीजें लोकल जुड़ जाती हैं, कुछ रिचुअल्स जुड़ जाते हैं। बुद्ध ने तो कभी रिचुअल वाला ऐसा तो नहीं कहा ना, लेकिन लोग अपनी सुविधा के अनुसार आस्था के प्रतीक के रूप में रिचुअल करने लगते हैं। कोरियन मूर्ति देखो, बुद्ध की तो मोटी सी दिखेगी, थाईलैंड में जाओगे तो पतली जैसी दिखेगी, बर्मा में देखोगे तो और तरह की दिखेगी ना, लेकिन बुद्ध तो एक जैसे है ना। तो उन्होंने उनकी पर्यावरण, उनकी स्थिति को देखते हुए उस तरह से बना लिया। जो चाइना में मंगोलॉइड फीचर अलग अलग दिखता है, आप जैसे मंगोलियन देखो अलग दिखेंगे, तो क्योंकि कोरिया मंगोलिया के लोग तो मंगोलिया में जाओ तो तगड़े दिखाई देते हैं, लोग ही तगड़े हैं, तो बुद्ध की मूर्ति वो पतले तो नहीं रखते ना। तो ये वही तो सब बनावट की बात है, लेकिन मूल रूप से कि बुद्ध का जो दर्शन है वो तो सेम है, उसमें कोई फर्क नहीं है, लैंग्वेज का फर्क है, इसलिए लोग शायद कहते हैं। अब जैसे चाइना में जाओ, जैन बुद्धिज्म कहते हैं, ZEN आया कैसे, चाइना में क्या है, इसको छान कहते हैं ना, चाइनीज में शायद, ये आया कैसे, ध्यान से। अब ध्यान से छान हुआ, चांद से जैन हुआ, हम लोग कह रहे जैन बुद्धिज्म जैन, वही तो है भाई, समत विपस्सना का तो ध्यान कर रहे हो, इसके अलावा क्या कर रहा है, वो भी ध्यान कर रहा है, आनापान सत करेगा, पूरा हमारी जो 4 प्रकार की अनुस्मृतियां उनको देखेगा, यही तो करेगा। नाम अलग है, देश अलग है, लेकिन बुद्धिज्म तो एक है।
और ये भी है शायद कि प्रोमिनेंस किसी किसी सेक्ट में किसी चीज पे ज्यादा दिया गया है। वो हो सकता है, जैसे अब टिबेटन, अब हमारे दर्शन में ही देख लो कि बौद्ध दर्शन में 4 स्कूल से 4 दर्शन है, व्यवहारिक, स्वतांत्रिक, चित्रमात्रवादी और माध्यमिक। ये तो लोगों को पता ही नहीं होगा। ये मैं भी पहली आपको बार भी नहीं सुना। पता है। ये क्या है थोड़ा सा? है ना, ये दर्शन है, बुद्धिज्म वही है। जैसे कि मान लीजिए कि ये पत्थर है, तो इसको आप पत्थर को क्या कहोगे? पत्थर आप भी कहोगे, कंकड़ कहोगे, पत्थर कहोगे, तो कहोगे। फॉर एग्जाम्पल क्या कहोगे आप इसको? सॉलिड है मतलब। मैं क्या कहोगे, इसका नाम क्या देना चाह रहे हैं? पत्थर। मैं भी पत्थर कहूंगा, लेकिन मेरा नजरिया अलग है। आप कैसे पहचानेंगे उस पत्थर को? एक दर्शन ये तो ये कहेंगे ये तो अपने से बना हुआ है, अपने से बन गया। या आप ये कहोगे तो भगवान, ज्योग्राफिकली अगर जाऊंगा तो अलग हिसाब से आप कहोगे। एक या तो आप जो कहोगे इसको तो भगवान ने बना दिया, ये भी कहने वाले हो सकते हैं। हो सकते हैं ना, ये तो बनाया हुआ है। हम दूसरे तरीके से कहेंगे अच्छा ये अपने से बन गया। कोई कहेगा कि माइंड के द्वारा इम्पोज किया गया, सब कुछ है जो मन के द्वारा आरोपित है। कोई कहता है ऐसा कुछ नहीं, सब इंटरडिपेंडेंट है। तो एक ही चीज है ना पत्थर। हम पत्थर को परीक्षण कर रहे हैं, तो बिना परीक्षण किए, बिना एग्जामिन किए हम लोग को जैसा लगता है कि वो अपने आप से स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, वो कोई भी चीज है। जैसे ही अब आप परीक्षण करोगे, एग्जामिन करोगे, तो फिर पता लगेगा कि जैसा हमको दिख रहा है वैसा तो है ही नहीं। तो दर्शन के हिसाब से जो माध्यमिक दर्शन का अपना विचार है, चित्रमात्रवादी का अपना विचार, जैसे मैं कल आपको बता रहा था, तो इनका अपना विचार है। कोई कहते हैं कि स्वतंत्र अपने आप से ये अस्तित्व में होते हैं, एग्जिस्टेंस में आते हैं। कोई कहते हैं जैसे विज्ञानवादियों का विचार है कि सारा का सारा माइंड के द्वारा प्रोजेक्ट है। माध्यमिक दर्शन कहेंगे कि जो भी चीजें हैं वो स्वभाव से सिद्ध नहीं है। तो ये तो हमें देखना पड़ेगा ना कि हमारे लिए कौन सा दर्शन फिट लग रहा है, कौन सा ठीक लग रहा है ना। तो ये जो ये आपसे में कैसे कहोगे? आप बुद्ध के दर्शन में 4 स्कूल से, फिर सेक्ट हो जाते हैं। सेक्ट तो ऐसे ही बने, पहले 18 निकाय थे, है ना। 18 निकाय में से कोई जैसे वन में रहने लगा तो वनवासी हो गए, कोई पर्वत पर ना उसके वासी हो गए, कुछ अलग अलग हो गए। तो ऐसे ऐसे जब आप कभी देखिए तो उसमें 18 निकाय थे। अब तो नहीं है, खैर अब कुछ ही ये निकाय, 2-4 निकाय ही बचे होंगे। तो ये चीजें होती रहती, लेकिन सबका जो अध्ययन करने का, तो बुद्ध का जो 3 पिटक है उनको आधार ही बनाना पड़ता है। ऐसा है। ये तिब्बतन में गया और फिर इसकी 4 ब्रांचेस जो है हमको तिब्बत के क्या बोलते हैं? तिब्बत में जो बौद्ध दर्शन में, बौद्ध धर्म में कहें तो 4 हैं। सबसे पहला बोलते हैं, दरअसल बुद्धिज्म पहुंचने पहले कैसे गया? पहले तो ये ऐसा था कि 7वीं शताब्दी से शुरू हो गया था। तो वहाँ के राजा लोग ये चाहते थे, राजा सोंगसेन गाम्पो वहाँ के राजा और थे। उससे पहले क्या व्यवस्था थी बुद्धिज्म आने से पहले? वहाँ 7वीं शताब्दी में राजा सोंगसेन गाम्पो, उनकी शादी जो हुई थी वो चीनी एक राजकुमारी थी, एक नेपाली राजकुमारी भी थी, 2 से हुई थी। तो राजा सोंगसेन गाम्पो ने क्या किया उस समय कि अपने बहुत सारे लोगों को भारत में भेजा, और वो चाहते थे कि चाइना से भी हम बुद्धिज्म को एडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन भारत से अनुवादित हुआ चाइनीज में, फिर चाइनीज से इससे लूँ तो क्यों नहीं हम डायरेक्ट भारत को ले लें? भाई वो ज़्यादा ऑथेंटिसिटी रहेगी ना। अब तीसरे स्रोत से ले और डायरेक्ट स्रोत से ले, फर्क होता है। तो राजा ने क्या किया कि कई लोगों को भेज दिया भारत में कि जाके वहाँ की लैंग्वेज सीखो। उस समय संस्कृत, पाली भारत की भाषाएं थी 7वीं शताब्दी में, आज से 1400 साल पहले के आसपास। अब भारत देश गर्म, नालंदा जैसी जगह देखो कितना गर्मी है, तो उसमें सर्वाइव भी नहीं कर पाए। 15-20 लोग आए थे, 1-2 बचे, मर गए। उसमें से एक जो था थॉमस संबोटा, जो उनका मिनिस्टर था, उन्होंने भारत की जो देवनागरी लिपि को देखते हुए तिब्बती लिपि बना दी, अक्षर। जब उन्होंने बना दिया तब तक होते होते ये फिर 8वीं शताब्दी में क्या होता है कि वहाँ के राजा ठिसोंग देशेन होते हैं। ठिसोंग देशेन राजा ने पाया कि उस समय भारत में सबसे बड़े विद्वान जो थे वो आचार्य शांत रक्षित थे, वो नालंदा के एबोट भी थे। अच्छा। हाँ जी। तो तिब्बत में सही तरीके से धर्म को पढ़ने के लिए, सिखाने के लिए उनको बुलाया जाए। तो उनसे अनुरोध किया गया, तो फिर उनके अनुरोध पर वो तिब्बत गए। तिब्बत में जाने के बाद उससे पहले लैंग्वेज इनकी बन चुकी थी, लिपि बन चुकी थी। लैंग्वेज का मतलब बोली चाली थी, लेकिन लिखित नहीं था। तब तक जो आचार्य शांत रक्षित ने उनसे कहा
कि आपकी अपनी लैंग्वेज है, तो आप अपने लोगों को वहाँ भेजो, वो मुश्किल है, क्योंकि आप क्लाइमेट के हिसाब से देखो तो सर्वाइव नहीं कर पाओगे, बहुत सारे लोग मर गए। तो क्यों ना भारत से विद्वानों को कुछ बुला के यहाँ पर सिखाया जाए, यहाँ व्यवस्था बनाई जाए। तो ये बात राजा ने बहुत अच्छा लगा, स्वीकार किया। फिर आचार्य शांतिरक्षित जी ने तिब्बत में सबसे पहले एक बुद्ध विहार बनवाया, उसका नाम समय बुद्ध विहार। समय वक्त यानी नहीं नहीं नहीं, ये तो अलग है, नाम है उसका समय। तो जगह का नाम उसके हिसाब से समय बुद्ध विहार बना पहला। उसी समय 7 या 10 जो युवा लोग थे उनको मंक बनाया। तो पहले भिक्षु संघ की स्थापना उन्होंने करवाई उनके साथ में। फिर जब वो बुद्ध विहार केवल उतना नहीं था, उसमें उन्होंने कहा कि एक तो ध्यान करने का बने, कि ये जो पूरा डिपार्टमेंट ध्यान करने के लिए, एक अनुवाद के लिए बने, और एक जो अपना डेली जो भी करते हैं उसके लिए बने। तो इस तरह से उन्होंने 2-3 डिपार्टमेंट अलग अलग बनवाए राजा के, और राजा को अच्छा लगा। और वहाँ उस दौरान रह के आचार्य शांतिरक्षित जी ने बहुत ज़्यादा अनुवाद का काम करवाया, भारतीय ग्रंथों का, बुद्ध वचनों का अनुवाद कराया। तो अनुवाद पहले ऐसे नहीं हो जाता था, जितने अनुवाद जो अनुवादक जो तिब्बती जैसे विद्वान होते उतने ही भारतीय विद्वानों को बुलाना पड़ता था, अच्छा, क्रॉस चेक करने के लिए, 1 to 1 जैसा कह लो। फिर रिफाइन होता था, और वो राजा की जब तक मोहर नहीं लगती थी, जैसे राजा उसमें बैठता था पूरा क्या अध्यक्ष के रूप में, तब तक डिसाइड नहीं होता था कि ये पब्लिश किया जाए कि न किया जाए। और पब्लिश क्या, कौन सा, पहले प्रिंटिंग प्रेस से हाथ से लिखे जाते थे। कभी आपको मौका मिले तो ये सेंट्रल लाइब्रेरी में देखिए कि सोने और चांदी से, जो हम लोग कहते हैं ना आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिख जाएगा, तो वो लिखे हुए ग्रंथ सोने के अक्षर से, चांदी के अक्षर से, ये तो रहने वाले हैं हमेशा। वो क्या कहते हैं कि एक कागज है, ताम्रलिपि तो नहीं, दूसरा वो कागज है, तो उस पर ये लिखे, जो कागज नष्ट नहीं होता है, बहुत लंबे समय बाद नष्ट होता है। अनुवाद का काम जो था, ट्रांसलेशन का, बहुत गजब का तिब्बत में देखने को मिलता है। तो ऐसे जो कहेंगे, फिर उसके बाद से लेकर निरंतर लगातार जो है भारत के विद्वान तिब्बत में जाते रहे, अध्यापन करते रहे। जैसे पद्म संभव का नाम सुना, कमलशील आचार्य, बहुत सारे आचार्य लोग भारत के वहाँ पर जाते रहे, समय समय पर टीचिंग देते रहे, ये करते रहे। तो इस तरह से जो बुद्धिज्म का एक विस्तार है तिब्बत में 7वीं शताब्दी से प्रारंभ हो जाता है। तो ये लामा क्या होते हैं, दलाई लामा कौन होते हैं, और ये ट्रेडिशन जो है, क्योंकि हम भारत में सुनते हैं कि भिक्षु होते हैं, हम भंते भी बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये लामा ट्रेडिशन क्या है और दलाई लामा कौन है? देखिए, लामा का अर्थ होता है गुरु, दो शब्दों से मिला है, लाना मेपा। ला का अर्थ होता है उच्च, मा मतलब नहीं, इससे ऊपर कोई उच्च न हो। तो बौद्ध परंपरा में भिक्षु को सर्वोच्च माना जाता है। हमारे जो संघ हैं 4, भिक्षु या भिक्षुनी, उपासक उपासिका, तो उनको जो प्रवज्जित लोग हैं उनको श्रेष्ठ माना जाता है। दूसरा अर्थ में क्या होता है, ज्ञान में कोई ऊपर न हो, हिंदी में जिसको गुरु कहते हैं, गुरु कहते हैं। तो गुरु का मतलब भी लामा होता है, कि किस चीज में गुरु का मतलब क्या, भारी। गुरुत्वाकर्षण सुना है ना, तो गुरु शब्द ऐसे ही तो आया कि भारीपन हो। अब भारी कोई ये तो नहीं शारीरिक रूप से, ज्ञान से भारी, इससे ऊपर कोई ना हो, उसको लामा कहा जाता है। तो ये जो परंपरा दलाई लामा जी की जो है तिब्बत में काफी पुरानी है, जैसे कि अभी ये 14वें दलाई लामा है। तो दलाई लामा जो शब्द है ये मंगोलिया के द्वारा दिया गया, गेंगिस खान के, मतलब मंगोलिया के द्वारा दिया गया। तो वास्तव में ताले लामा उनको बोलते हैं। लामा तो वही हुआ मंगोलिया में बुद्धिज्म। तो ताले का अर्थ होता है ओशन, सागर। तो किस चीज का सागर, ज्ञान का सागर। तो ताले लामा, दलाई लामा इज कंसिडर्ड एज ओशन ऑफ विजडम। तो ये जो शब्द है ताले लामा वहां से आया। तो वहां से ला करके हर एक, जैसे जो भी दलाई लामा होते हैं उनकी अपनी व्यवस्था है। 14वें के बाद 15वें दलाई लामा आएंगे। रीइंकार्नेशन की एक थ्योरी है। और दलाई लामा बोधिसत्व हैं, साक्षात बुद्ध हैं। तो इनके ये चॉइस करके आ सकते हैं मोक्ष चक्र में, आउट ऑफ कंपैशन। क्योंकि कंपैशनेट आपने तो देखा ही होगा, है ना, कि जब उनके चेहरे से ही लगता है कि कितना उनके अंदर करुणा है। और कोई बुद्ध भी अगर हो, यहाँ भी आया हूँ तो मैं तुषिता में भी जो है वो फील किया हूँ कंपैशन जो है, ना, तो कि मतलब ऐसी सिचुएशन होने के बाद भी जो है गुस्सा नहीं है। गुस्सा नहीं। आप जब उनका टीचिंग देखिए, कभी मिलेंगे तो उस सिचुएशन में आप देखो कि कितना कंपैशनेट। अगर मान लीजिए अगर बुद्ध होते
अभी अगर बुद्ध आ जाए हम लोग कैसे पहचानेंगे? नहीं पहचान पाएंगे ना। कंपैशन नहीं, कैसे पहचाने? अब मैं मान लीजिए कि ये जो सामने बैठा हुआ बंदा, या आप ही मान लो, आप मुझे देख रहे हो, तो मैं बुद्ध हूँ या आप बुद्ध हैं, कैसे पहचानेंगे? कपड़े से थोड़ी नहीं पहचाना जाएगा। या ऐसा भी नहीं है कि हमारे क्या कहते हैं, कुछ अलग से कुछ निकल आएगा सर में, कुछ और कुछ, ऐसा नहीं होता। ये तो चित्त की स्थिति है कि मन के अंदर से जो जिसके क्लेश निकल गए हैं, जो जिसकी बुराइयां निकल गई हों, जो शुद्ध हो गया, वही तो बुद्ध है। अब आप बैठे, क्या पता मुझे आपके मन में क्या है? नो वन नो ना। बाहरी अपीयरेंस तो नहीं बता सकें कि आप ऐसा रंग बिरंगा शर्ट पहने हैं तो आप बुद्ध नहीं हो सकते हो, आप पैंट काला पहने ऐसा नहीं हो सकते, ऐसा नहीं। ये चित्त की स्थिति है ना। इसीलिए परम पावन दलाई लामा, ऑफ कोर्स एज ए बुद्धिस्ट, मैं तो उनको बुद्ध मानता ही हूँ। बुद्ध के मतलब ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है जो बुद्ध की ना हो, उसमें उनमें न दिखती हूँ, तो मुझे तो नहीं दिखी, है ना। देख कौन नहीं पाता है, समझ कौन नहीं पाता है, तो जिनके कर्म ही शुद्ध ना हो तो वो चीज़ों को नहीं देख पाएंगे, है ना। तो इस हिसाब से जो देखें, तिब्बती की जो परंपरा, दलाई लामा जी की जो परंपरा अभी तक चली आ रही है, और परम पावन जी कहते भी है ना कि जो परंपरा अगर लोगों को जरूरत है तो मैं आऊँगा, अगर लोगों को जरूरत नहीं है तो मेरा काम ही क्या है। जो बोधिसत्व होते हैं तो वो आउट ऑफ कंपैशन आते हैं, वो क्लेश की वजह से नहीं आते। तो थैंक यू, यहाँ तक आपने देखा इतना लंबा इंटरव्यू, और एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम मनीष है और कैमरे के पीछे हैं दक्ष, और मेरे साथ जो हैं कैलाश बौद्ध जी हैं। थैंक यू। अच्छा लगा, उम्मीद है कि आप लोगों को भी अच्छा लगेगा।